Good afternoon. Myself Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. Welcome in our Doctor Live. आज हमारे साथ हैं pediatrician and neonatologist Dr. नीरज कुमार, Felix Hospital. Welcome sir, welcome in Doctor Live. So आज हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे न्यू बॉर्न्स में जो जॉन्डिस होता है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे ट्रीट किया जाएगा। सर जानना चाहेंगे कि ये जो जॉन्डिस है न्यू बॉर्न्स में क्या है और कितना कॉमन है ये। देखियो, जॉन्डिस जो जिसको हम पीलिया कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में बच्चों में, ये काफ़ी कॉमन है। मतलब 70 to 80% न्यूबॉर्न में होता ही होता है। तो इसके बारे में काफ़ी मिथ्स हैं जो हमें दूर करना है, इसलिए इस वीडियो बनाने का पर्पस भी है कि काफ़ी मिसकंसेप्शन है इस जॉन्डिस के बारे में कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जॉन्डिस जो है, जो पीलिया है, ये 70 to 80% टर्म बच्चों में जो समय से पैदा होते हैं उनमें होता ही होता है। अब बट उनमें से सिर्फ 10-12% बच्चों में ही हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि होना सबको है बट कम होता है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस एक अलग टाइप का होता है जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। बट ये टर्म बच्चों की हम बात करें जो समय से पैदा हो रहे हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं समय से पहले पैदा होते हैं या जिनका बर्थ वेट, जो जन्म का वजन होना चाहिए 2.5 kg कम से कम, उससे भी कम होता है। तो ऐसे बच्चों में पीलिया जो होने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें 80 to 90% हो जाता है और ऐसे बच्चों में ट्रीटमेंट का भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे ज़रूरी जो है कि हम टाइम से पीलिया को पहचान पाएँ ताकि हम उसको समय से डॉक्टर को दिखा सकें और इलाज करवा सकें उसका, अगर ज़रूरत है तब। तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी है कि कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं मदर्स में, बच्चों में, जिन बच्चों को हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि पीलिया ज़्यादा तो नहीं होने की। जैसे कि कुछ मदर जो होती हैं जो RH नेगेटिव मदर होती है, जिनका ब्लड ग्रुप माइनस नेगेटिव होता है, या वो मदर जिनका ब्लड ग्रुप O होता है और बच्चे का जो हम स्क्रीन करते हैं उसमें A या B, जिसको हम ABO मिसमैच कहते हैं या RH इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। तो इन बच्चों में पीलिया होने का ज़्यादा चांस होता है। तो इन बच्चों को हमें ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके सर, जॉन्डिस टिपिकली न्यूबॉर्न्स में कब आता है? जैसे आपने कहा कि मतलब जन्म के साथ ही हुआ या कुछ बच्चों को 2 दिन 3 दिन के बाद भी हो जाता है? हाँ, तो उसमें क्या है? ये एक समझने का है कि जो जॉन्डिस होता है जनरली दूसरे दिन से स्टार्ट होना शुरू होता है, जो टर्म बच्चों में होता है। दूसरे से 5वें 6ठे दिन तक बढ़ता है, उसके बाद से कम होना शुरू होता है और जनरली 10 to 14 डेज में जॉन्डिस खत्म हो जाता है, पीलिया खत्म हो जाता है। बट कुछ बच्चों में जो प्री टर्म होते हैं, जो समय से पहले हो जाते हैं या बर्थ वेट जिनका कम होता है, या जो हाई रिस्क फैक्टर जो भी मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप का डिफरेंस होना, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे बच्चों में इन्फेक्शन हो जाना, फिर मदर में थायराइड का प्रॉब्लम होना, ठीक है। तो ये इन सब कुछ चीज़ें होती है जिसमें कि पीलिया और पहले हो सकता है। तो उसमें डे 1 पे भी पीलिया होने का चांस होता है। तो जब भी डे 1 पे पीलिया हो रहा है तो वो खतरनाक जॉन्डिस होता है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सर, तो जैसे अगर हम जॉन्डिस की बात करें, क्या ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है? क्या बच्चों की मतलब जो हेल्थ है बहुत इफेक्ट कर सकता है ये? देखिए, जॉन्डिस जैसा हमने बताया कि बहुत ही कॉमन है, मैक्सिमम बच्चों में होता है। बट अगर ये लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जॉन्डिस जो है हमारा बाय प्रोडक्ट होता है बिलिरुबिन। ब्लड जो RBC सेल होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन का प्रोडक्ट होता है बिलिरुबिन, जो कि हमारे न्यूरॉन से बाइंड कर जाते हैं और वो ब्रेन में इरिवर्सिबल इंजरी कराते हैं। मतलब कि ऐसा इंजरी जो वापस नहीं लाया जा सकता, आप समझ रहे हो। तो ब्रेन डैमेज बहुत ज़्यादा करा सकता है अगर ये पीलिया ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं कि दिमाग पे पीलिया चढ़ गया होता है ना। एक लेवल होता है, वो एक इंटरनेशनल चार्ट होता है जो पूरे वर्ल्ड में उस चार्ट को फॉलो किया जाता है। उस चार्ट से हिसाब से देखते हैं कि बच्चे कितने दिन का है, कितना समय से हुआ है, वजन कितना है बच्चे का, और अभी बच्चे का उम्र कितना हुआ है, कितना दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का है, 4 दिन का है। तो अगर पीलिया का कुछ रेंज होता है, उस रेंज से ज़्यादा आ रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा रेंज में आ रहा है तो दिमाग पे चढ़ने का खतरा होता है। ऐसे इसलिए कभी भी पीलिया को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखना है डॉक्टर से। क्योंकि इसीलिए हम जब भी बच्चे को डिस्चार्ज, जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चा दूसरे दिन ही डिस्चार्ज हो जाता है,
और अगर सिजेरियन होता है तो 3 दिन तो होते हैं हॉस्पिटल में, तो उस समय तक ऑब्जर्व हो जाता है। बट उसके बाद इसलिए 2 दिन के बाद ओपीडी में बुलाना होता है बच्चों को, वो देखने के लिए कि जॉन्डिस तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उस समय पीक होने का चांस होता है, तो इसलिए वो देखना जरूरी है। सर अगर हम अपने सिम्टम्स की बात करें तो जैसे आपने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो अगले दिन घर चले जाते हैं, Yes. तो ऐसी मदर्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सिम्टम्स उनको बच्चे में दिखेंगे और उनको डॉक्टर के पास आना चाहिए? देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जॉन्डिस में पीलिया जो होता है उसमें पीला होना शुरू हो जाता है बच्चा। तो जो सबसे पहले होता है वो आंखों का कलर पीला होता है, आंखों के बाद उसका फेस पे आता है। जो जॉन्डिस होता है डिसेंड करता है ऊपर से लेके नीचे तक, तो सबसे पहले आंखों में आता है, फिर फेस पे आता है। तो ये जो जॉन्डिस होता है सबसे कम वाला जॉन्डिस होता है, इसमें लेवल 2 से 3 के आसपास होता है। बट उसके बाद धीरे धीरे चेस्ट पे, बैक पे, हाथ पे, अगर बच्चे का थाई पे आ गया, लोअर लिम्ब पे आ गया, तो बच्चा का पीलिया ज़्यादा है। अगर पाम सोल पे आ गया तो बहुत ज़्यादा है। तो मदर को ये ध्यान रखना है कि बच्चा पीला कितना दिख रहा है। अगर सिर्फ चेहरे पे पीला दिख रहा है कोई बात नहीं, बट अगर वो नीचे आना शुरू हो गया कि चेस्ट पे भी आ रहा है, लेग पे भी आना शुरू हुआ है, तो वो डैमेज करने वाला है। तुरंत आपको ओपीडी में दिखाना है, कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना इन चीज़ों को। और भी कुछ मिसकॉन्सेप्ट बने हुए हैं सोसाइटी में कि धूप दिखाने से पीलिया कम हो जाता है, मदर के पीला कपड़ा पहनने से, पीला खाना खाने से। तो ये सब कुछ चीज़ हैं जो मिथ्स हैं, जिनको हमें रोकना है। मदर के किसी भी खाने से बच्चे में कुछ भी नहीं होता है, कोई भी पीला खाने से, पीला पहनने से कोई जॉन्डिस नहीं बढ़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और दूसरा ये है कि सनलाइट में बच्चे को रखने से सनलाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं है बच्चे के पीलिया को कम करने में। वो बच्चे में और डिहाइड्रेशन कराता है, पीलिया को और बढ़ाता है। सनबर्न हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसके कारण कि पीलिया और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो धूप दिखाने से बच्चे के पीलिया पे कोई असर नहीं आने वाला है। सर धूप दिखाने का क्या मतलब है? बिकॉज बहुत मैं जैसे डिस्चार्ज होते हैं तो एडवाइस किया जाता है बच्चे को सुबह की धूप दीजिए। देखो, उसका एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। धूप से हमें विटामिन डी का सिंथेसिस होता है जो स्किन करती है ना। बट वो एक लाइट धूप होता है, उससे सनबर्न नहीं कराना है ना। गर्मियों के मौसम में आप 10 बजे अगर बच्चे को आधे घंटे, ये कभी कुछ स्टेट में जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ऐसा कल्चर है कि बच्चे को पूरा कपड़ा उतार करके धूप में रखते हैं 1-2 घंटे के लिए, गर्मियों में भी। और सबसे ज्यादा जो बिलिरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोनल डैमेज जो होता है, बैंड जिसको कहते हैं, सबसे ज्यादा रिपोर्टेड केस महाराष्ट्र से। तो ये कुछ मिसकॉन्सेप्ट बने हुए हैं और जिसका कि प्रॉब्लम भी हो रहा है, जिसके चलते पूरी सोसाइटी को सिर्फ विटामिन डी के लिए आप बोल रहे हैं अर्ली मॉर्निंग की थोड़ी सी धूप दे सकते हैं। ठीक है सर, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो जैसे आपने बताया कि हम अगर टर्म बेबी है तो लगभग तीसरे दिन या चौथे दिन पे अगर उसको जॉन्डिस आएगा, या प्री टर्म है तो उनके तो चांसेस ज़्यादा है। तो क्या हम प्री टर्म बच्चों का लिवर फंक्शन टेस्ट फर्स्ट डे से ही करवाते हैं? नो, देखो ऐसा नहीं करते हैं प्री टर्म। अब वो डिपेंड करता है कि हाई रिस्क है या नहीं है। हाई रिस्क में जैसे मैंने आपको एक RH इनकॉम्पेटिबिलिटी बताया, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी बताया, फिर एक G6PD की डिफिशियंसी होती है ब्लड में, तो ये मेल्स में ज़्यादा होते हैं, तो उसके कारण हो सकता है जॉन्डिस। तो ऐसे बच्चों में हम पहले स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करने का मतलब है कि हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं कि पीलिया आ तो नहीं रहा। अगर उसमें लगता है हमें, देन ओनली गो फॉर द टेस्ट। और आजकल ट्रांसक्यूटेनियस भी आ गया है, जिसको हम सिर्फ सर पे रख करके उससे हम एक रफ आइडिया ले सकते हैं उस मशीन से। वो स्पेशल टाइप का वेव निकलता है उस मशीन से, तो वो कलर देख के पता चल जाता है कि रफली कि बिलिरुबिन कितना होगा। अगर उसमें आ रहा है कि एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, देन वी गो फॉर द टेस्ट। तो हम ब्लड टेस्ट कर लेते हैं ताकि बच्चे को पेन भी कम हो। बट कितना ज़रूरी है ना सर ये इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज बहुत पेरेंट्स उस टाइम ये कह देते कि नहीं अभी छोटा बच्चा है, आप क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं। सो बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे को स्क्रीन करने के लिए ही कि जॉन्डिस तो नहीं है, ये टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए डिलीवरी के समय बच्चों में कुछ टेस्ट भी करते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप का टेस्ट हो गया, थायराइड का टेस्ट हो गया, कुछ इन्फेक्शन है कि नहीं ये देखने के लिए करते हैं। जो कि ये सब कंडीशंस जो हैं जिसमें कि जॉन्डिस होने का खतरा ज़्यादा होता है, तो ऐसे बच्चों को हमें मोर फ्रिक्वेंटली बुलाना पड़ता है फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ में। सो बच्चे की सेफ्टी के लिए ही हम ये सारी चीज़ें करते हैं। सर अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या ट्रीटमेंट रहता है इसमें? जॉन्डिस
अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है जो कि बताया है हमने कि 70-80% बच्चों में जो होता है, अगर वो हमें फोटोथेरेपी रेंज में आ गया, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है कि ब्लू लाइट में बच्चे को रखना होता है, जिसको फोटोथेरेपी मशीन कहते हैं। वो नर्सरी में अवेलेबल होता है। उसमें कपड़े हटा करके डायपर में विद आई पैच लगा के बच्चे को रखा जाता है। जनरली 24 to 48 आवर्स में ये पीलिया कम हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा है कि कोई नेग्लेक्ट हो गया बच्चा, किसी ने नहीं दिखाया, बहुत ज़्यादा हो गया कि पाम सोल भी पीला हो रहा है, डीप येलो हो रहा है, देन इन दैट कंडीशन हमें खून भी बदलना पड़ता है। कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जिसको हम कहते हैं, कि लाइन डाल करके एक साइड से हम ब्लड डालते हैं, दूसरे साइड से हम ब्लड निकालते हैं, तो पूरा का पूरा खून बदलना पड़ता है ऐसे बच्चों में, ताकि नर्व डैमेज नहीं हो। तो ये हमें इस स्टेज पे अब नहीं लाना है बच्चे को, है ना। आजकल पेरेंट्स काफ़ी जागरूक हो गए हैं, तो इस स्टेज में बच्चे कम मिलते हैं। पहले के टाइम में ज़्यादा मिलते थे, बट अभी इस टाइप के इस स्टेज में बच्चे नहीं मिलते हैं। अभी नॉर्मली जब हम फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, आ जाते हैं लोग, तो एक अर्ली टाइम में स्क्रीन हो जा रहा है सब कुछ, और फोटोथेरेपी से आराम से काम हो जा रहा है। बट यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि ये स्पेशल ब्लू लाइट होता है। ये ट्यूब के लाइट में कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा ये तो लाइट है, ट्यूब 4 ट्यूब जला के हम रख लेंगे, तो ये वो लाइट एक स्पेशल वेवलेंथ की लाइट होती है जो उसी मशीन से निकल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ब्राइट लाइट में रख दोगे तो पीलिया कम हो जाएगा, या सनलाइट में रख दोगे तो पीलिया कम हो जाएगा। तो ये मिस कॉन्सेप्ट को हमें हटाना है। सर किस रेंज में हमारा सीरम बिलिरुबिन होना चाहिए कि हम बच्चे को फोटोथेरेपी दें? देखो, फोटोथेरेपी की अगर हम बात करें, ये एक नॉर्मल रेंज हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैसे एडल्ट में कहते हैं कि 2 से ज़्यादा हो गया बिलिरुबिन तो डेंजरस हो गया, ऐसा हम न्यूबॉर्न में नहीं कर सकते। न्यूबॉर्न में अभी जैसे मैंने बताया कि वो डिपेंड करता है कि कितने घंटे का लाइफ पे है बच्चा, आवर ऑफ लाइफ बच्चे का क्या है, और जेस्टेशन कितना था, मतलब कितने समय से हुआ है बच्चे, उस हिसाब से एक चार्ट होता है जो इंटरनेशनल चार्ट होता है, वो पूरे वर्ल्ड में उसको फॉलो किया जाता है। तो हो सकता है कि डे 3 ऑफ लाइफ में 7 बिलिरुबिन पे भी हमें फोटोथेरेपी देना पड़ जाए, और यही अगर 7 दिन के बच्चा है तो 12 पे भी हमें कुछ नहीं करना पड़े। तो वो चार्ट के हिसाब से देखना पड़ता है। ओके सर, जैसे कि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो क्या कुछ हम प्रिवेंशन के लिए कुछ ऐसे मेजर्स उठा सकते हैं कि ये ऐसा ना हो? यस, जैसा अभी हमने बताया कि हाई रिस्क चीज़ें क्या क्या है जॉन्डिस के लिए, तो सबसे पहले तो यही है कि हाई रिस्क जो भी बच्चे हैं उनको हमें स्क्रीन कर ले पहले, है ना। जैसे कि एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, G6PD की डिफिशिएंसी वाले बच्चे, या कोई इन्फेक्शन का बच्चा जो इन्फेक्टेड है। और एक होता है कि मदर में अगर ब्रेस्ट फीडिंग कम कराती हैं तब भी जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ता है ऐसे बच्चों में। तो ये भी ध्यान रखना कि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान रख करके जॉन्डिस कम कर सकते हैं, कि कुछ भी हैंडलिंग बच्चे को कम करें। जैसे कुछ होता है कि घर गया बच्चा, रिलेटिव्स आ रहे हैं, बहुत सारे रिलेटिव आ रहे हैं, सब किस कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों को इन्फेक्शन का चांस होता है, और जहाँ भी इन्फेक्शन होगा उसमें जॉन्डिस बढ़ने का चांस रहता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं कि हम ब्लड टाइम से ब्लड ग्रुप का स्क्रीन कर लें कि कोई इनकॉम्पेटिबिलिटी तो नहीं है, कोई मिसमैच तो नहीं है, कोई G6PD की डिफिशियंसी तो नहीं है, कोई हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर ये सारे रूल आउट हम कर लें तो हमें पता है कि इन बच्चों को स्क्रीन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो हम उसको कब बुलाना है ये हम ध्यान दे देते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने हमें आज समझाया कि न्यूबॉर्न बच्चों में जॉन्डिस किस वजह से होता है और ये क्या है, और कितनी इम्पोर्टेंस है जो हम न्यूबॉर्न के इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डॉक्टर साहब से आप पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब अवेलेबल होते हैं OPD में भी। अगर आप इस वीडियो के थ्रू भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, हम आपको खुद कॉल करके आपके सवाल का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।